हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप 2-3 दिन से पीछे मैं देख ही रही हूँ कि रिक्वेस्ट आ रही है, मैम नोट्स शेयर कीजिए। सो हियर आई एम एंड शेयरिंग माय नोट्स ऑफ CHO। बट पहले ही आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि राइटिंग से हो सकता है कि आपको दिक्कत हो सकती है, बट अगर आप ध्यान से हर एक चीज़ को सुनेंगे तो आप डेफिनेटली अपने नोट्स अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे सपोज़ कोई भी टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, तो इस टॉपिक का मैंने मेजॉरिटी 80% वो एरिया कवर करने का कोशिश किया है जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये 20% एरिया बचा है, इस पर आपको फोकस आपको खुद को करना है। सो रिपीटेडली क्वेश्चंस जो है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है, वो आप डेफिनेटली सॉल्व कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और रही बात PDF की, तो इसकी PDF मैंने सेंड की थी, और जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी। ठीक है, हमारे पास आप जब जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे, इस पर क्लिक करके तो आपको चैनल्स के लिंक मिलेंगे और साथ साथ में ग्रुप्स के भी लिंक मिलेंगे। सो जो ग्रुप का लिंक है, एंड स्पेशली BSc नर्सिंग सॉल्यूशंस फॉर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, वो वाला जो ग्रुप है, उस पे आपको, उसके लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, लिंक पे क्लिक करोगे तो आप, अगर टेलीग्राम अगर आपने डाउनलोड कर रखा है, चलाते हो, तो आप उस ग्रुप में पहुंच जाओगे। ग्रुप में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पिंड मैसेजेस होते हैं। तो पिंड मैसेजेस पे जब आप बारी बारी से टैप करोगे तो आपको 20 पेजेस नोट्स ऐसे करके एक PDF होगी, वहाँ से वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। बट अगेन कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज राइटिंग बहुत ही अच्छी नहीं है, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो इसीलिए वहाँ से PDF आप ले सकते हो, बट समझने के लिए आपको वापस से यहाँ ही आना होगा, इसी वीडियो को देखना होगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मैंने ये नोट्स बनाए थे बहुत जल्दी जल्दी में, सो राइटिंग का इशू रहेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये कि इससे पहले की जो 2 वीडियोस हैं वो तो कम्प्लीटली देख लो कि मैम नोट शेयर कर दीजिए। अरे जो कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया उसको तो देख लो ढंग से, डेमोग्राफी देख लिया, दोनों वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मैंने स्पेशली सॉल्व करके डाले हैं, उसमें मैंने हर एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताए हैं, वो भी आप देख सकते हो कि कुछ नया मिल रहा है तो वहाँ से लिख लो, है ना। इसके अलावा अब नेक्स्ट बात, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए बच्चे कह रहे हैं, CHO के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो आपको चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, कौन से चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चैनल पे मिलेंगे, ग्रुप में नहीं मिलेंगे, याद रखना, चैनल पे मिलेंगे। चैनल का नाम वही है, RN एस्पिरेंट चैनल का नाम है। उसमें आपको मिलेंगे CHO के पेपर्स। कैसे मिलेंगे, जब आप उस चैनल को ओपन करोगे, ठीक है, चैनल को ओपन करने के बाद अगेन यहाँ पे पिंड मैसेजेस होते हैं, लिखा होता है पिंड मैसेजेस। ठीक है, उस पर आप टैप 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 करते करते फाइनली आपको वो दिखाएगा CHO स्टडी मटेरियल या CHO नोट्स, ऐसे करके जो भी आएगा। वहाँ जब आप चेक करोगे तो आपको बहुत सारा कुछ पेपर्स लाइन से लगे हुए हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। ओके, सो अभी हम नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। बीच बीच में भी मैं कुछ भी मुझे याद आएगा तो मैं क्लियर करती जाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल नोट्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला टॉपिक है इन्फेक्शन कंट्रोल। और इन्फेक्शन कंट्रोल में हमने, मतलब मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस कवर किए हैं कि जो जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, सो वेट, सो पहला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ प्रिकॉशंस शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फॉर द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद सेप्टिक मेनिंजाइटिस। ओके, अगर पेशेंट है, उसको सेप्टिक मेनिंजाइटिस है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस जो है वो नर्स लेगी, तो इसका आंसर है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। जैसे हमने कोविड में देखा था, हमने कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लिए थे, वैसे ही कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे सेप्टिक मेनिंजाइटिस के केस में। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द वायरस दैट कॉजेज चिकन पॉक्स कैन ऑल्सो कॉज। ठीक है, तो जो वायरस चिकन पॉक्स करता है वो आगे चल के और क्या कर सकता है, हर्पीस जोस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, स्ट्रॉबेरी स्पॉट वजाइना में कौन से डिजीज़ में दिखते हैं? सो ट्राइकोमोनास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइजीन वर्ड ड्राइव हुआ है कहाँ से? तो ये हाइजीन वर्ड ड्राइव हुआ है ग्रीक, मतलब ग्रीक इसका ओरिजिन रहा है, एंड इसका मतलब होता है हेल्दी और लिविंग वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। सो बेस्ट मेथड कौन सा है? इंसिनरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्टा फीवर को और क्या कहते हैं? ब्रुसेलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डायग्नोसिंग एन इन्फेक्शन विद क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल विच टाइप ऑफ स्पेसिमेन इज नेसेसरी? ठीक है, सो किस तरह का स्पेसिमेन हमें पेशेंट से लेने पड़ेगा अगर उसको क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल का इन्फेक्शन हुआ है तो? सो इसका आंसर है कि हमें स्टूल लेना पड़ेगा, और स्टूल भी कैसा? लिक्विड स्टूल कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम डायग्नोसिस क्लियर बना पाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी सॉल्यूशंस एंड सीरा आर स्टेरिलाइज्ड बाय। ठीक है, तो ये माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी सॉल्यूशंस हो गया या सीरा हो गया, उसको किससे स्टेराइल करते हैं? हॉट एयर ओवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टेरिलाइजेशन ऑफ ओटी इज डन बाय। सो ओटी का स्टेरिलाइजेशन किससे हो रहा है? यूवी रेडिएशन से हो रहा है। नेक्स्ट है, कल्चर मीडिया कंटेन शुगर्स कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय। तो जिनमें शुगर्स को है, शुगर को कैसे स्टेराइल करते हैं? टिंडलाइजेशन मेथड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट लंग मशीन को किस तरीके से स्टेराइल करते हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा इथिलीन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजेस ऑफ यूवी लैम्प्स इंक्लूड। यूवी लैम्प का कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सो किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म में, मेकिंग वैक्सीन्स, प्रिवेंशन ऑफ एयरबॉर्न इन्फेक्शन। सो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। सो ये पूछा जाता है कि 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन कौन कौन से होते हैं? किस तरीके से पूछाएगा कि मतलब 4 ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पे हैंड हाइजीन के मोमेंट्स टोटल कितने हैं? 5 होते हैं। 2 बिफोर होते हैं और 3 आफ्टर होते हैं, ऐसे आप लोग याद रखना है इस चीज़ को। कैसे? 2 बिफोर और 3 आफ्टर। अब 2 बिफोर कौन कौन से हैं? बिफोर मतलब पहले, तो पेशेंट को टच करने से पहले और किसी भी तरह का प्रोसीजर करने से पहले, सो ये 2 चीज़ें हैं, पेशेंट को टच करने से पहले और कोई सा भी प्रोसीजर करने से पहले हमें हैंड वॉश करना चाहिए, हैंड हाइजीन करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है 3 आफ्टर। 3 आफ्टर मतलब 3 बाद में करने। कब? पेशेंट को टच करने के बाद, ठीक है, फिर कोई प्रोसीजर किया उसके बाद, और फिर पेशेंट की अगर सराउंडिंग को भी टच किया है, आसपास की जगह को भी टच किया है, तो भी हमें हैंड वॉशिंग करनी है। तो ये हो गए 2 बिफोर एंड 3 आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन पैथोजन फॉर मेनिंजाइटिस। अगर क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट कॉमन पैथोजन या बैक्टीरिया फॉर मेनिंजाइटिस, तो आपका आंसर होगा स्टेफाइलोकोकस निमोनी, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इन चिल्ड्रन, तो आपका आंसर हो जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरएसए जो है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन अगर होता है, तो इसमें कौन सा आइसोलेशन लेना पड़ता है? कॉन्टैक्ट आइसोलेशन लेना पड़ता है, जिसको कि हम बॉडी सरफेस आइसोलेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन कोल्ड, ठीक है, प्राइमरी मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कॉमन कोल्ड में हैंड्स है, और टीबी में प्राइमरी मेथड क्या है? ड्रॉपलेट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि पूरा ओवरऑल आपको बताया गया है कि एयरबॉर्न प्रिकॉशंस हमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं, डिजीज़ कंडीशन, जिनमें कि हमें एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लेने होते हैं, और साथ साथ में कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन जिसके भी ऊपर स्टार बना हुआ है, जैसे वेरिसिला के ऊपर स्टार बना है, शिंगल्स के ऊपर स्टार बना है, तो इसमें जिनके ऊपर स्टार है उसमें हमें एयरबॉर्न और साथ में कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन दोनों लेने पड़ेंगे, समझे आप? मतलब ये सारी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें कि हमें एयरबॉर्न लेने हैं, और जिनके ऊपर स्टार्स हैं उनमें हमें ये दोनों एयरबॉर्न और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन दोनों लेने हैं, ठीक है। सो ये आप डिजीज़ एक एक करके हम एक एक करके देखेंगे। चिकन पॉक्स हो गया, नेक्स्ट चिकन पॉक्स में हमें एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लेने हैं। वेरिसेला में हमें एयरबॉर्न एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस दोनों लेने हैं, ठीक है। मीजल्स हो गया,
जिसे रूबियोला बोलते हैं। एंड टीबी हो गया, इसमें टीबी में स्टार नहीं है, इसका मतलब इसमें एयरबॉर्न प्रिकॉशन लेने हैं खाली। फिर डिसेमिनेटेड हर्पीस जोस्टर, जिसको हम सिंगल्स बोलते हैं, इसमें एयरबॉर्न एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस दोनों लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जब भी एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लेने होते हैं तो 6 to 12 एयर एक्सचेंज करने होते हैं, नेगेटिव प्रेशर रूम में पेशेंट को रखना पड़ता है और डोर्स क्लोज रहते हैं ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। सो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस हम कहाँ कहाँ लेते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में लेते हैं वो देखेंगे। और अगर किसी के ऊपर स्टार है, सपोज जैसे ये स्टार है, ये स्टार है, तो उसमें हमने साथ साथ में कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस भी लेने हैं। ठीक है, सो ओवरऑल ये सारे के सारे हैं जिनमें हमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस लेने हैं, बट जहाँ स्टार भी बना हुआ है वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन भी साथ में लेना है, ड्रॉपलेट तो लेना ही लेना है। ठीक है, सो कौन कौन से हैं ड्रॉपलेट के लिए, हमें याद रखना होगा कि डिप्थीरिया, ठीक है, वूफिंग कफ, जर्मन मीजल्स, मम्स, पर्वोवायरस जिसे फिफ्थ डिजीज़ भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है कि पर्वोवायरस इज ऑल्सो नोन एज फिफ्थ डिजीज़। ठीक है, एडिनोवायरस, इसमें हमें ड्रॉपलेट प्लस कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस दोनों लेने होंगे। राइनोवायरस, स्कारलेट फीवर, फ्लू में हमें ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस दोनों लेने होंगे। स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, निमोनिया, माइकोप्लाज्मो निमोनिया, निमोनिक प्लेग, मैनिंगोकोकल डिजीज़, सेप्सिस, निमोनिया, मैनिजाइटिस, कोई भी डिसीज स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। फिर आता है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। फिर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस किस किस में लेते हैं, MRA से, जो हमने अभी ऊपर देखा था, फिर VRE हो गया, क्लेप्सिला हो गया, निमोनिया हो गया, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसर्स हो गया, क्लेप्सिला निमोनिया, and diarrheal infections of unknown origin, Clostridium difficile, नॉर्वोवायरस, रोटावायरस, ये सब। और अगर हेपेटाइटिस ए है किसी को, डायपर्ड और इनकॉन्टिनेंट पेशेंट है अगर हेपेटाइटिस ए का तो। ठीक है, सो ये हो गया आपके कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस का मतलब ये है कि हमें ग्लव्स भी पहनना है, हमें पेशेंट से टच भी नहीं होना है, पेशेंट की सराउंडिंग, मतलब कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिशन हो रहा है डिजीज़ का, वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेने होते हैं। सो यहाँ पे स्पेशली जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो हैं MRSA के बारे में आप याद रखना, और डायरियल इन्फेक्शंस में क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल को आप याद रखना, और हेपेटाइटिस ए का अगर पेशेंट है और वो इनकॉन्टिनेंट पेशेंट है या डायपर लगाया है, डायपर्ड पेशेंट है, तो ये भी स्पेशल पॉइंट है इसके अंदर। नेक्स्ट है स्किन इन्फेक्शंस। स्किन इन्फेक्शंस जो होते हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं स्पेशली, और उनमें हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जो हमारा कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन पीछे हेडिंग था वही कंटिन्यू हो रहा है। सो स्किन इन्फेक्शंस में हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। एंड कौन कौन से वो स्किन इन्फेक्शंस हैं, इम्पैटिको, लाइस, स्केबीज, हर्पीज सिम्प्लेक्स, चिकन पॉक्स, स्किन डिप्थीरिया, शिंगल्स। नेक्स्ट है वुंड इन्फेक्शंस विद एक्सेसिव ड्रेनेज और स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, सो कोई भी वुंड इन्फेक्शन है जैसे कि जिसमें एक्सेसिव ड्रेनेज है और स्टेफाइलोकोकाई है, सो हमें वहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेना होगा। नेक्स्ट है पल्मोनरी इन्फेक्शंस, वहाँ पे कौन कौन से पल्मोनरी इन्फेक्शन में हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेना है, RSV और पैरा इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट आई इन्फेक्शंस, तो उसमें कंजक्टिवाइटिस याद रखना है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ स्टार आया, जैसे ये स्टार आया है, यहाँ स्टार आया है, तो जो जिनमें स्टार आया उनमें कॉन्टैक्ट के साथ साथ एयरबॉर्न प्रिकॉशंस भी लेना है। नेक्स्ट बहुत ही स्पेशल पॉइंट है कि सोप एंड वाटर ओनली, है ना, सिर्फ और सिर्फ सोप से और वाटर से हमको हाथ धोने हैं। कौन सी कंडीशंस में हमको सोप एंड वाटर ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव रहता है सैनिटाइज़र से। सो अगर हैंड्स आपके विजिबली सॉइल्ड हैं, विजिबली दिख रहा है गंदे हो रहे हैं हाथ हमारे, बिफोर ईटिंग या टचिंग फूड हमें हाथ धोने हैं साबुन से और पानी से। ठीक है, आफ्टर यूजिंग बाथरूम, तो ये तो बेसिक हो गया जो सबको पता होगा।
अब कुछ डायरियल इलनेसेस आ जाती हैं जिसमें कि सोप एंड वाटर ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है। सो क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसाइल का इन्फेक्शन है, नोरो वायरस, रोटा वायरस, ये कुछ ऐसे डायरियल इन्फेक्शंस हैं, इलनेसेस हैं जिनमें सोप एंड वाटर का रोल ज़्यादा अच्छा देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल स्टेरिलेंट यूज्ड फॉर लो टेम्परेचर प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी प्रोफिलैक्सिस बिफोर सर्जरी इज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड। सो कोई भी सर्जरी है उससे पहले हम एंटीबॉडी प्रोफिलैक्सिस देते हैं, तो वो कितने मिनट पहले देते हैं? 60 मिनट पहले दे देना चाहिए बिफोर इंसिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अचीव हाई लेवल डिसइंफेक्शन, ये वाला, टू अचीव हाई लेवल डिसइंफेक्शन इन 2% ग्लूटाल्डिहाइड, हमें किसी इंस्ट्रूमेंट को कितनी देर के लिए सोक करके रखना होता है? तो इसका आंसर है 20 मिनट्स के लिए सोक करेंगे 2% ग्लूटाल्डिहाइड में, तो हमको हाई लेवल डिसइंफेक्शन अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इज़ डिफाइंड एज निमोनिया दैट डेवलप्स। सो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि वेंटिलेशन एंड इंट्यूबेशन के 48 आवर्स बाद अगर निमोनिया हुआ है तो उसको हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं। नेक्स्ट है HIV ट्रांसमिशन किस किस के थ्रू हो सकता है? सो HIV ट्रांसमिशन ब्लड के थ्रू हो सकता है, सीमन के थ्रू हो सकता है, वेजाइनल फ्लूइड एंड ब्रेस्ट मिल्क ऑल्सो। नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल टॉपिक ख़त्म होता है। और एक क्वेरी आई थी किसी स्टूडेंट की कि BSc नर्सिंग के बाद CHO कर सकते हैं क्या? सो डेफिनेटली BSc नर्सिंग के बाद तो कर ही सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि BSc नर्सिंग में CCH कोर्स भी अब इंटीग्रेट हो गया है। सो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी कि कोर्स अलग से करना है या सर्टिफिकेट कोर्स अलग से करना है। सो BSc नर्सिंग के बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पोस्ट बेसिक किया है, GNM किया है, तो आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो करना होता है 6 मंथ का, और उसके बाद आप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो CHO के लिए। ठीक है, सो एक छोटी सी क्वेरी थी, और साथ में बॉन्ड का था कि बॉन्ड कितने क्या है। सो बॉन्ड का ये है कि अभी तो जो जितनी भी पोस्ट आ रही है उनमें सब में बॉन्ड आ रहा है कि अगर आप 3 ईयर से पहले छोड़ते हो तो आपको कुछ मतलब 1,20,000 ऐसा कुछ पे करना होता है ना। तो अभी तो बॉन्ड है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं, सो एक लिमिटेड टाइम के लिए हैं, और उससे पहले अगर आप छोड़ते हो तो आपको कुछ ना कुछ मनी पे करना पड़ेगा। सो इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, MTP। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और यहाँ पे हम जो स्पेशल चीज़ें देखने वाले हैं वो देखेंगे कि ओल्ड टू न्यू चेंजेस क्या आए हैं। सो यहाँ पे कुछ सुधार हुए हैं इस ऐप में, वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये पास हुआ था 1971 में, इफेक्ट में आया 1972 में, और फाइनली इसमें 1975 में भी रिवाइज़ हुआ, 2002 में भी रिवाइज़ हुआ, लेकिन फाइनली इसमें 2017 में जो अमेंडमेंट आए हैं, सुधार आए हैं, वो हमें ध्यान में रखने हैं। सो ओल्ड टू न्यू, जो MTP एक्ट 2020 में जो ओल्ड टू न्यू चेंजेस आए हैं वो अब हम देखेंगे। ठीक है, सो पहला पॉइंट ये है कि जो अपर लिमिट है टर्मिनेशन की, वो पहले 20 वीक्स थी, उसको बढ़ा के 24 वीक्स कर दिया गया कि अब 24 वीक्स तक भी आप अबॉर्शन करा सकते हो, लेकिन ओनली फॉर 3 कंडीशंस। इन 3 कंडीशंस में आप 24 वीक्स पे अबॉर्शन करा सकते हो 20 की जगह। अब वो 3 कंडीशंस क्या हैं? अगर आप सर्वाइवल ऑफ रेप, ठीक है, अगर आप रेप विक्टिम हो, दूसरा विक्टिम ऑफ इंसेस्ट, आपके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, और तीसरा है फीमेल विद फीटल एनॉमलीज, कोई भी फीमेल है जिसका फीटल एनॉमलीज हैं, फीटस मतलब जिसका बेबी बर्थ हुआ है लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज हैं। ठीक है, सो इन कंडीशंस में जो अपर लिमिट है अबॉर्शन कराने की, वो 20 ना होकर 24 वीक्स में भी करा सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि अपर लिमिट ऑफ टर्मिनेशन विल नॉट अप्लाई इन केस वेयर such termination is necessary due to the diagnosis of substantial fetal abnormalities। सो ये वाला जो पॉइंट है ना अनॉमलीज वाला, इसमें भी स्पेसिफिक रखा है इन लोगों ने कि अगर SFA का केस है, सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज़ का केस है, तो अपर एज लिमिट आपकी 20 वीक्स ही रहेगी, 24 वीक्स नहीं रहेगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज़ वो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल में दे भी रखा है, जैसे एनेंसेफेली हुई। ठीक है, सो एनेंसेफेली के केस में
बच्चे को एनेंसेफेली हुआ है, बच्चा जो है वो उसका बर्थ हुआ है विद कंडीशन एनेंसेफेली। सो यहाँ पे आप प्रेगनेंसी को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि चाइल्ड जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। सो इसीलिए आपको अबॉर्शन का जो लिमिट है वो 24 वीक्स पे भी अगर आप आओगे तो भी अबॉर्शन आपके लिए डॉक्टर मना नहीं करेगा, करा देंगे। लेकिन इसलिए आप अवॉइड कर सकते हो प्रेगनेंसी को एट एनी टाइम। बट अगर यही केस डाउन सिंड्रोम का होता, ठीक है, सपोज एक फीमेल है, उसके बेबी बर्थ हुआ है एंड उसको साथ में डाउन सिंड्रोम है, तो यहाँ पे बेबी जो डाउन सिंड्रोम वाले हैं, ऐसा तो नहीं कि बहुत सीरियस इलनेस है, डाउन सिंड्रोम में 1-2 साल की लाइफ होती है और फिर बच्चे मर जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो डाउन सिंड्रोम के बेबी अच्छा खासा सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो 24 ना होके 20 रहेगी। तो अब आपको समझ में आया कि हम सब्सटेंशियल फीटल एनॉमलीज किसको बोल रहे हैं। सब्सटेंशियल फीटल एनॉमलीज उनको बोल रहे हैं, वो एनॉमलीज जिनमें कि बच्चा सर्वाइव अच्छा खासा कर लेता है। ऐसी कोई खास एनॉमली नहीं है वो जिसकी वजह से कि एकदम कराना ही पड़े अबॉर्शन, ठीक है। तो अगर सब्सटेंशियल फीटल एनॉमली का केस है तो आपका जो लिमिट रहने वाला है अबॉर्शन का वो 20 वीक्स ही रहने वाला है। लेकिन अगर कोई ऐसी एनॉमली है जिसमें कि प्रेगनेंसी आप फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते, बेबी के लिए भी वो हजार्डस है, तो फिर 24 वीक्स जो है वो अपर लिमिट हो जाएगी। अब ये कौन डिसाइड करेगा, मतलब ये सब्सटेंशियल फीटल एनॉमली है आपके बेबी को या नहीं है। बेबी तो अभी पेट में ही है ना, बेबी तो बाहर आया नहीं दुनिया में, सो अबॉर्शन तभी तो हो रहा है। सो सब्सटेंशियल फीटल एनॉमली है या नहीं है, ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड की जाते हैं, डिसाइड बाय मेडिकल बोर्ड, और इस 4 मेंबर्स मिलके इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। अब वो 4 मेंबर्स कौन कौन से होंगे, गायनिकोलॉजिस्ट, ठीक है, पहला मेंबर, दूसरा पीडियाट्रिशियन होगा एक, तीसरा रेडियोलॉजिस्ट होगा, और चौथा कोई भी अदर मेंबर एज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो ये हो गए 4 मेंबर्स। इसके बाद आता है हाँ, इसके बाद आता है अप टू 20 वीक्स 1 डॉक्टर का ओपिनियन काफ़ी है। और अगर 24 वीक्स वाला मामला है तो 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन होगा, तभी एमटी भी करा सकते हैं, ठीक है। 2 डॉक्टर्स बोल देंगे कि हाँ ये कंडीशन है इस तरह की कि अबॉर्शन होना चाहिए, तो एमटीपी आप करा सकते हो। इससे पहले वाला जो अर्लियर सिनेरियो था उसमें क्या था कि 12 वीक्स था और 20 वीक्स था। तो 12 वीक्स में एक डॉक्टर का ओपिनियन और 20 वीक्स में 2 या 2 से ज़्यादा डॉक्टर्स का ओपिनियन मायने रखता था अबॉर्शन कराने के लिए, ठीक है। बट अभी चेंज हुआ है एज लिमिट। सो 20 वीक्स के लिए एक डॉक्टर का ओपिनियन, और 24 वीक्स तक अगर आप अबॉर्शन करने आए हैं तो 2 डॉक्टर होने चाहिए एटलीस्ट जो ये बात कह रहे हो कि हाँ आपकी कंडीशन है ऐसी कि अबॉर्शन होना चाहिए। देन बिल अलाउ नाउ वुमेन विद पार्टनर ऑल्सो, ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू चेंज कि पहले जो था वो लेडी को अपने हस्बैंड के साथ आना होता था, लेकिन अभी काफ़ी सारा जैसा कि आप देख रहे हो चेंज आया रिलेशनशिप वगैरह में भी, लोग आजकल लिव इन में भी रह रहे हैं, तो इसलिए ये वाला नया चेंज आया है इसमें कि अभी वुमेन अगर अपने पार्टनर के साथ आई है तो उसको भी अलाउ किया जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी रखना ज़रूरी है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है हु कैन परफॉर्म एमटीपी। हु कैन परफॉर्म एमटीपी, कौन कर सकता है एमटीपी। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जैसे कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको हम डॉक्टर भी बोलते हैं, तो उनको 6 मंथ हाउस जॉब होनी चाहिए गायनी एंड ऑप्स में, ठीक है। दूसरा या तो फिर डॉक्टर मैं बोल दूँ, RMP बोलूँ या डॉक्टर बोलूँ, तो डॉक्टर जिसको 1 ईयर एक्सपीरियंस है गायनी एंड ऑप्स में। तीसरा कोई ऐसा हो सकता है या तो जो MD है और साथ में जिसने डिप्लोमा कर रखा है गायनी एंड ऑप्स में। और चौथा कोई ऐसा जो डॉक्टर है यानी RMP है प्लस उसने 25 MTPs जो है परफॉर्म कर रखी है, 25 अबॉर्शंस कर रखे हैं, जिसमें से कि उसने 5 जो है वो इंडिपेंडेंटली किए हैं और ओनली अप टू 12 वीक्स, ओके।
सो ये हो गए आपके कि एमटीपी परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल कौन कौन होते हैं। हर एक डॉक्टर एलिजिबल नहीं होता, इस तरह का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमटीपी परफॉर्म तभी कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो है मॉस्कीटो को लेके। सो मॉस्कीटो का अलाइनमेंट पूछते हैं कि एनाफिलीज है, ठीक है, मलेरिया का जो मच्छर है वो फीमेल एनाफिलीज जो है वो किस तरीके से इंक्लाइनेशन होता है, इंक्लाइंड। एंड एडीज जो है यानी कि जो डेंगू के लिए जो वेक्टर है वो किस तरीके से मॉस्किटो अलाइन लैंड करता है पैरेलल, ठीक है। क्यूलेक्स कैसे करता है, हंच बैक रहती है। सो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, और बाकी तो ये कुछ मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं उनके स्पीशीज़ हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि जो मोस्ट डेंजरस है ना, वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। और जो मोस्ट रिकरेंट है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का स्पीशीज है। नेक्स्ट है अनीमिया मुक्त गाइडलाइंस। सो अनीमिया मुक्त गाइडलाइंस जो है वो सेम है एज निपी गाइडलाइंस। सो निपी मतलब नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। सो अनीमिया मुक्त गाइडलाइंस एंड निपी गाइडलाइंस सेम है। अब ये क्या है, इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी जो अनीमिया हो रहा है वो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं, ठीक है। सो आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं, और आयरन की टैबलेट में हमें जो इम्पॉर्टेंट है जो याद रखनी है वो ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाएगी रेड टैबलेट वो है 60 mg एलिमेंटल आयरन होगा उसमें, 60 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, ठीक है। ये है इम्पॉर्टेंट वन। सो अनीमिया इन प्रेगनेंसी हम कब बोलते हैं ये पता होना चाहिए। तो अगर 11% हीमोग्लोबिन से कम है तो हम अनीमिया इन प्रेगनेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट, एलिजिबल फीमेल हु आर टेकिंग आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट अंडर अनीमिया मुक्त भारत। तो कौन सी वुमेन एलिजिबल हैं जो जिनको हमें टैबलेट देना है, सो बेसिकली वो वुमेन जो कि अपनी रिप्रोडक्टिव एज में है, ठीक है। सो 20 से पहले तो हम मैरिज अलाउ ही नहीं करते, तो 20 to 49 ईयर्स की वुमेन को हमें प्रायोरिटी देनी है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 20 to 24 भी लिखा है तो हमारी पहली प्राथमिकता 20 to 24 वाली जो वुमेन है वो वाला आंसर हमारा राइट होगा, क्योंकि 20 to 49 ओवरऑल पूरा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। लेकिन जो मैक्सिमम हम देखते हैं इंडिया में, मैक्सिमम शादी 20 to 24 में हो जाती है, तो हमें इसको प्राथमिकता देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट आर द डी वार्मिंग डेज। डी वार्मिंग डेज पे क्वेश्चन आ जाता है। सो ये बाई मैनुअल होते हैं, 10 Feb को भी होता है एंड 10 अगस्त को भी होता है। ओके, नेक्स्ट है आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट का कंपोनेंट जो अभी हमने डिस्कस किया था कि 60 mg एलिमेंटल आयरन होना चाहिए और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होना चाहिए। ये एक शुगर कोटेड रेड कलर की टैबलेट रहती है जो कि हम अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम में देते हैं। एंड नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, और ये ग्लोबोकॉन 2018 के अकॉर्डिंग ये डेटास हैं। सो मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए कि फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कौन सा कैंसर है, तो ब्रेस्ट है नंबर 1 पे, और सेकंड है सर्विक्स कैंसर नंबर 2 पे। देन मोस्ट कॉमन इन मेल्स, सो मोस्ट कॉमन मेल्स में जो है वो लिप या ओरल कैविटी लिखा होगा ऑप्शन में, तो आपको उसको टिक करना है। अगर लिप या ओरल कैविटी नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी आपको लंग्स को देनी है, और थर्ड है स्टमक कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन इन बोथ सेक्सेस। अगर मेल और फीमेल कुछ नहीं लिखा रहा है, सिंपल ये पूछ रहे हैं कि मोस्ट कॉमन कैंसर बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में, और मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो 1962 या 1963 से शुरू होता है। देन 1995 में इसको हमने मिड डे मील स्कीम में कन्वर्ट कर दिया। एंड फाइनली इसमें क्या होता है, इसमें हाफ प्रोटीन एंड 1/3 एनर्जी दी जाती है। इस तरीके से आप याद करोगे और ये आसान है, और इस पर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मिड डे मील स्कीम में जो प्रोटीन है वो कितना दिया जा रहा है, तो हाफ प्रोटीन सप्लीमेंटल प्रोटीन दिया जा रहा है एंड 1/3 एनर्जी दिया जा रहा है जो आपको फूड मिलेगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें
हाँ, ये पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है कि इंद्रधनुष स्कीम है एक, और एक है मिशन इंद्रधनुष। दो चीज़ें हैं, ठीक है। इंद्रधनुष स्कीम है एक, और एक है मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष तो सबको पता है कि वैक्सीन के लिए है, और जो इंद्रधनुष स्कीम है वो बेडशीट चेंज करने के लिए है, एक ESI प्रोग्राम है ये। तो इसमें जैसे इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष 7 कलर्स का होता है, वैसे ही 7 डेज तक हम अलग अलग कलर की बेडशीट चेंज करते हैं, और ये हाइजीन को दर्शाता है कि आपका हॉस्पिटल कितना साफ सुथरा हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो आपको याद पता होनी चाहिए कि PM स्वास्थ्य प्रोग्राम होता है एक। PM स्वास्थ्य प्रोग्राम ये सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स के लिए है। सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा एम्स है, ये एक टर्शरी सेकेंडरी मतलब बड़े हॉस्पिटल्स जो होते हैं। फिर जन आरोग्य योजना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जन आरोग्य योजना। सो जन आरोग्य योजना जो है इसी को हम बोलते हैं आयुष्मान भारत। सो इसी का नाम है, जन आरोग्य योजना का ही नाम है आयुष्मान भारत। और इसमें ना इतनी बड़ी योजना है ये, इसमें 10 करोड़ फैमिलीज़ को इंक्लूड किया गया है, और विद 5 लाख मॉनिटरी बेनिफिट। सो 10 करोड़ फैमिलीज, उनमें 5 लाख मॉनिटरी बेनिफिट है फॉर ईच फैमिली, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जन आरोग्य योजना ये शुरू कब हुई थी, 2018 में 23 सितंबर 2018 को शुरू हो गई थी। और कहाँ से शुरू हुई थी, झारखंड, रांची, वहाँ से स्टार्ट किया गया था इसको। आयुष्मान भारत कह लो या जन आरोग्य योजना कह लो, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है जय विज्ञान। जय विज्ञान एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रूमेटिक फीवर से रिलेटेड है, रूमेटिक फीवर से। रूमेटिक फीवर की प्रेवलेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए इस प्रोग्राम के अंदर फंड्स रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। एंड हाँ, उसके बाद ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कायाकल्प। कायाकल्प जो है वो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के लिए है इन पब्लिक हॉस्पिटल्स। सो कायाकल्प एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इन्वायरमेंटल सैनिटेशन देखी जाती है पब्लिक हॉस्पिटल्स की, और रिवॉर्ड्स रखे जाते हैं, जैसे पैसे दिए जाते हैं। मतलब जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा उसे 25 से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेस्ट CHC जो निकला, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर निकला, उसको 10 से 15 लाख दिए जाएंगे। बेस्ट PHC जो निकला उसको 2 लाख दिए जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद एक और है जो यहाँ पे साथ में ही है, स्वच्छ भारत स्कीम जो है, स्वच्छ भारत योजना, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है। फिर कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, और जैसे कि उजाला। उजाला जो है वो LED बल्ब से रिलेटेड है, जिसमें LED बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, क्योंकि उनका वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। देन उज्ज्वला जो है वो सेफ़र फ्यूल्स के लिए है, और ये आई थी 1 मई 2016 को आई थी उज्ज्वला में जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन्स हैं या जो गांव के हैं उनको फ्री में LPG कनेक्शंस दिए गए हैं, ये उस बारे में है। नेक्स्ट है उजावला जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, रोकने के लिए उजावला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। तो HIV का एक्सपोजर हो चुका है, अब आप क्या दोगे, तो टेनोफोविर प्लस लैमिविडिन विदिन 2 आवर ऑफ एक्सपोजर, 2 घंटे में दे देंगे ये दोनों, फॉर 28 डेज तक देना है ये। और अगर ये नहीं है, इफ़ नॉट अवेलेबल, अगर ये टेनोफोविर लैमिविडिन का जो ये है कॉम्बिनेशन सिंगल टैबलेट में आता है, ये अवेलेबल नहीं है, तो हम 2 टैबलेट लोपिनावीर प्लस रिटोनावीर दे सकते हैं, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो TLE दे सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नाको का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले ये 1992 का है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रिड्यूस 80% न्यू इन्फेक्शंस बाय 2024, ठीक है। सो एड्स के जो जितने भी केसेस हैं उसके लिए है। देन WHO का जो है टारगेट वो 90-90-90 का है,
और जो इंडिया का टारगेट है वो 95 95 95 का है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या 90 90 क्या 95 95 है, तो लेट मी क्लियर। 90 90 90 का मतलब ये हुआ, WHO कहता है कि उसका टारगेट है 90 90 90 का। इसका मतलब जितने भी केसेस हैं, HIV के केसेस जितने भी हैं, एटलीस्ट हमें उनमें से 90% को डायग्नोस करना है। अब जितने भी हमने डायग्नोस कर लिए उनमें से एटलीस्ट हमें 90% को ART देना है, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देना है। अब जितनों को भी थेरेपी चल रही है उनमें से एटलीस्ट 90% लोगों का वायरल लोड सप्रेस होना चाहिए। ये स्ट्रेटजी WHO की फॉलो करता है। WHO का ये विजन है, ये स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट नाको जो इंडिया का जो स्ट्रेटजी है वो 95 95 95 का, यानी कि सेम कि जो ओवरऑल जितने भी केसेस हैं उसमें से 95 को डायग्नोस किया जाए, जितने डायग्नोस हो गए उनमें से 95 को ART दिया जाए, और जितनों को ART चल रही है उनमें से 95 का वायरल लोड सप्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया। मोस्ट कॉमन कॉज IMR की क्या है? लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योरिटी। अगर आपके ऑप्शंस में दोनों हैं तो आपको प्रेफरेंस लो बर्थ वेट को देनी है, ठीक है। सो फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ MMR, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। सो MMR का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? PPH है, पोस्टपार्टम हेमरेज। और जिसका मोस्ट कॉमन रीज़न भी पूछ लेते हैं कि PPH है, वो तो क्लियर है, ठीक है, बट अब PPH का मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है? तो ये है अनस्किल्ड डिलीवरी, ठीक है, अनस्किल्ड डिलीवरी। और उसके बाद और रीजंस हो सकते हैं जैसे ट्रॉमा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, जिसकी वजह से आपको PPH देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमृत स्कीम एंड अमृत स्कीम। सो अमृत स्कीम जो है ना, अमृत इसमें जो भी इसेंशियल ड्रग्स हैं या इम्प्लांट्स हैं उनके प्राइस की कैपिंग की गई है, ठीक है। और अमृत स्कीम जो है वो इसीलिए है कि वो सैनिटेशन के लिए है, जिसमें कि इंक्रीज़ किया गया है सीवेज सैनिटेशन एंड अर्बन क्लीनलीनेस को, और ये 2015 में आई थी। नेक्स्ट पॉइंट है GAPPD ग्लोबल, इसका डेफिनेशन आया था क्वेश्चन। ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ इसका डेफिनेशन ही आ गया था ऐसा क्वेश्चन कि इसका डेफिनेशन बताइए। तो उसका डेफिनेशन है ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनिया एंड डायरिया, याद रखना ये फुल फॉर्म। और यहाँ पे इसका जो टारगेट है वो ये है कि हमें रिड्यूस करनी है मोर्टेलिटी निमोनिया से और डायरिया से अंडर 5 पॉपुलेशन में। जो अंडर 5 बच्चे होते हैं, अंडर 5 एज के, उनमें निमोनिया से होने वाली मौतें जो हैं वो हमें कम करनी है, कितनी कि 1000 में से <3, ठीक है। और डायरिया से होने वाली जो मॉर्टेलिटी है उसको अंडर 5 मॉर्टेलिटी को हमें कितना ले जाना है? <1 per 1000 लाइव बर्थ। ये इनके टारगेट्स हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट SDG के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो इसमें पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं उसमें हेल्थ कौन सा गोल है? सो हेल्थ 3rd नंबर का गोल है, ठीक है, 3rd नंबर पे हेल्थ है। और उसके अलावा जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं SDG से वो ये है कि 3.1 नंबर का जो गोल है वो ये कहता है कि हमें MMR को रिड्यूस करना है, कितना? <70 पर लाख लाइव बर्थ, ठीक है। और जो 3.2 है, 3.2 का जो गोल है वो ये है कि हमें रिड्यूस करना है नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट को <12 per 1000 लाइव बर्थ। ओके, सो MMR <70 ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन में एज इट इज़ कि क्या टारगेट है SDG का MMR को लेके, या क्या टारगेट है NNMR को लेके। सो MMR 70, NNMR 12, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट अंडर 5 मॉर्टेलिटी को हमें कम करना है <25
लेस देन 25,000 लाइव बर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहाँ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंडर 5 ईयर मतलब 5 साल से छोटे हैं उस एज में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है डेथ की। सो आपको प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे। तो आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए निमोनिया, सेकेंड ऑप्शन प्रीमेच्योरिटी एंड थर्ड ऑप्शन डायरिया। ओके, आई थिंक दिस इज़ ये थोड़ा सा आप सही कर लो, इसको मैंने गलत बता दिया। अंडर 5 में जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है वो क्या है, तो ये 3 ऑप्शन हैं इस तरीके से। तो इसका सही आंसर होगा निमोनिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट कुछ फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि सुमन का फुल फॉर्म क्या है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ओके, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। और इसमें क्या होता है, इसमें जो एंटीनेटल चेकअप्स हैं वो फ्री रहेंगे, जो 4 विजिट्स रहती हैं वो फ्री रहेंगी। और साथ में अगर मदर या बेबी में से कोई भी सिक रह रहा है तो उसका जो ट्रीटमेंट है, कोई भी अगर सिक है तो उसका जो ट्रीटमेंट है अगले 6 महीने के लिए, डिलीवरी के बाद 6 महीने तक के लिए वो पूरा फ्री होता है सरकार की तरफ से। नेक्स्ट है एनआरसी का फुल फॉर्म। तो ये फुल फॉर्म है न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। और यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन का ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस हाई कैलोरी न्यूट्रिशन ये सब मिलता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, माँ का फुल फॉर्म है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। और ये कब आया था ये भी पूछा जाता है। तो ये आया था 5 अगस्त 2016 को। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए है। पहली बात तो ये प्रोग्राम जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस करता है। ठीक है, सो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि गायनी एंड ऑब्स में जो हम पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कब करानी चाहिए, डिलीवरी के एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हम विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ हमें करानी चाहिए। मतलब एज सुन एज पॉसिबल इज़ ऑल्सो राइट, बट अगर मोस्ट एज सुन एज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो मोस्ट फेवरेबल टाइम विद इन 1 आवर तो होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य क्या है, ये है लेबर रूम क्वालिटी प्रोग्राम। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लक्ष्य है। नेक्स्ट है एलएमसी क्या है, लैक्टेशनल मैनेजमेंट सेंटर्स। ठीक है, यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाता है और ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन को प्रमोट किया जाता है, लैक्टेशनल मैनेजमेंट सेंटर्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है परिवार विकास मिशन 2015। और ये परिवार विकास मिशन जो है इसका जो मोटो है वो ये है टू प्रमोट कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़। और अब इसके अंदर कौन कौन से आ चुके हैं, आशा, छाया, अंतरा, आईपिल। ठीक है, छाया जो है उसके अंदर सेंट्रोमोन होता है, अंतरा जो है वो इंजेक्शन होता है एमपीडीए का, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन डिपोट एसीटेट का, और आईपिल। ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एंड टीबी को एंड करने के लिए स्ट्रेटजी टू रियलाइज द गोल्स ऑफ SDG 95% रिडक्शन इन टीबी डेथ्स एंड टीबी बाय 2035। ठीक है, सो यहाँ पे टीबी को एंड करना है 2035 तक। पहले क्या था, पहले हमने सोचा था कि हम 2030 तक एंड कर लेंगे, लेकिन अब इसको मॉडिफाई करके 2035 कर दिया है। किसके अकॉर्डिंग, SDG के गोल के, अभी जो हमने पढ़ा था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो है जीत मतलब जॉइंट, E फॉर एफर्ट, अगेन E फॉर एलिमिनेशन और T फॉर टीबी। तो एक पूरा कंप्लीट बन जाएगा जॉइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ टीबी। इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होगा, और कलरफुल देखने के लिए आप गूगल कर लेना एक बार कि इसका सिंबल कैसा है जीत का। नेक्स्ट इसमें जो इनिशिएटिव लिया गया है
HIV और एड्स के लिए वो है 95 95 95, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि इसका मतलब क्या है 95 95 95 का, और ये पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो गया है ना। बताया था ना WHO का 90 90 90 और हमारा 95 95 95 है इंडिया का। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान। सो प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। इसमें हर महीने में जो 9वां तारीख है उसमें फ्री चेकअप किया जाता है। इवन प्राइवेट डॉक्टर्स भी मना नहीं कर सकते, उनको भी करना है, ऐसा गवर्नमेंट ने इस अभियान के अंदर रूल्स बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू CDC रिकमेंडेशन HIV स्क्रीनिंग ऑफ प्रेगनेंसी फीमेल इज़। CDC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो HIV स्क्रीनिंग होती है प्रेग्नेंट फीमेल की, वो ऑप्ट आउट टेस्टिंग होती है। ऑप्ट आउट टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि कंसेंट इज अज्यूम्ड फ्रॉम मदर साइड एंड टोल्ड हर दैट इट इज़ अ रूटीन इन्वेस्टिगेशन, ओके। और ऑप्ट इन टेस्टिंग वो होती है जहाँ पे कंसेंट नेसेसरी होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसको अब चेंज कर दिया गया है NTEP में, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में, और जिसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है 1 जनवरी 2020 को ये हुआ नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितना है, 6 मंथ का इसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, और कैटेगरी वाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 4th 5th जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने बताया कैटेगरी 1 जो है उसमें न्यू केसेस रखे गए हैं, प्लस जो प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस हैं उनको रखा गया है। कैटेगरी 1 में न्यू केसेस प्लस प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस को रखा गया है। कैटेगरी 4 में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को रखा गया है, रेजिस्टेंस केसेस को, एंड कैटेगरी 5th में यहाँ पे एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस केसेस को रखा गया है। CB नेट जो है वो चॉइस ऑफ डायग्नोसिस होता है यहाँ पे। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है वो हाउ मेनी डिजीजेस आर कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। सो ये पूरा अच्छा क्वेश्चन है, आया है, कई बार आया, आपने देखा होगा, प्रीवियस पेपर उठा लेना, उसमें मिल जाएगा कि कितनी डिजीज़ कवर होती हैं नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में। सो आपका आंसर होगा 6। कैसे याद रखोगे, इसका ट्रिक है वेक्टर। जब आप वेक्टर लिखते हो तो वेक्टर के अंदर कितने वर्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सो वेक्टर की स्पेलिंग में 6 लेटर आते हैं, तो इसका मतलब इसमें 6 डिजीज़ आती हैं। ऐसे ये याद कर लोगे। फिर आपको डिजीज़ के नेम तो याद ही करने पड़ेंगे, उसका कोई ट्रिक नहीं है। मलेरिया, डेंगू, फाइलेरियासिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस, काला आजार एंड चिकनगुनिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ये जो जितनी भी 6 डिजीज़ हैं इनमें से कोई एक डिजीज़ है जिसको मॉस्किटो ट्रांसफ़र नहीं करता है और बाकी 5 को मॉस्किटो ट्रांसफ़र करता है। जिसको नहीं करता है वो आपको ध्यान रखनी है, काला आजार, ठीक है। काला आजार किससे ट्रांसफ़र हुई है, सैंड फ्लाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम का क्या पूछेंगे, डेट पूछ लेंगे, क्या पूछेंगे, लोगो पूछ लेंगे। लोगो आप देख लेना, तो मैंने देख लिया इसलिए मुझे अभी भी याद है, वरना आप एक बार गूगल पे देख लेना कलरफुल वाला। और इसका टाइम याद रखना, 1983 में ये प्रोग्राम आया था। और 1983 में ही एक और चीज़ आई थी, वो क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है निक्षय और निश्चय के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निक्षय जो है ये TB के लिए है, TB के सर्विलेंस करने के लिए है, और इसका लोगो ऐसा है। और निश्चय जो है वो ये है कि जो एक किट होती है UPT किट आशा वर्कर्स कैरी करते हैं, ये वो है। नेक्स्ट है पॉइंट है अंडर स्वच्छ भारत मिशन कितने टॉयलेट्स जो हैं वो टारगेट किए गए थे कि कितने टॉयलेट्स बनाने हैं, तो 12 मिलियन टॉयलेट्स का टारगेट रखा गया था बनाने का। नेक्स्ट पॉइंट है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो कितने हैं, 17 गोल्स हैं। कब तक अचीव करने हैं, 2030 तक अचीव करने हैं। और 17 के अंदर जो छोटे छोटे टारगेट्स रखे गए हैं वो 169 टारगेट्स रखे गए हैं, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड गोल कौन सा है, गोल नंबर 3, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, यहाँ पे रिपीट हो गया ये पॉइंट, आपको याद हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट इंडिकेटर फॉर इवेल्यूशन ऑफ आशा प्रोग्राम। आशा की परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, सबसे अच्छे का कौन सा इंडिकेटर है, तो वो है कि जब इन्फेंट मॉर्टेलिटी में रिडक्शन होने लगे, ठीक है, किसी भी एरिया में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट रिड्यूस होने लगे तो वहाँ की आशा परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, ये हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम फॉर स्क्रीनिंग डेवलपमेंटल डिले डेफिशिएंसी एंड न्यूरोनल जेनेटिक डिफेक्ट।
ठीक है। सो कौन सा प्रोग्राम है जिसमें कि 4D की बात की जाती है ना। 4D मतलब एक डी कौन सा है, डेवलपमेंटल डिले, डेफिशिएंसी, जेनेटिक डिफेक्ट्स और क्या होगा, डिजीजेस होंगी। सो ये कौन सा प्रोग्राम है, RBS के इस प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और ये कब आया था, 2013 में फैब में आया था। ये याद हो गया। सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। RBS के का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कब आया था ये पूछा जा सकता है, और इसमें जो हम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो एज ग्रुप है, वो एज ग्रुप कौन सा है कि 6 to 18 ईयर्स, 0 to 6 ईयर्स के सारे बच्चे, चाहे वो स्कूल में हो या फिर कम्युनिटी में हो, और 6 to 18 ईयर्स के वो बच्चे जो स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको कवर किया गया है इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। VHND की फुल फॉर्म ये आई थी पेपर में। सो VHND की फुल फॉर्म आई थी विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, ऑब्जर्व किया जाता है एवरी मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कम्युनिटी मेक्स प्लान फॉर विलेज हेल्थ अंडर NHM। कौन सी कमेटी बनाती है? सो इसका आंसर है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूज़ ऑफ शाकिर टेप फॉर मेजरिंग आर्म सर्कमफ्रेंस। पता ही है आपको शाकिर टेप से हम क्या करते हैं, आर्म सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट। सो ये एग्जाम्पल है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का। और ये अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या है, ये प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर के। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, आपको पता होने चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का यूज़ हम किस तरीके से कर रहे हैं हेल्थ के लिए, तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में ही कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं और पूछे जाते हैं इसीलिए। तो उसका 2-3 एग्जांपल पता होने चाहिए। ORS भी इसके इसी के अंडर है, KMC कंगारू मदर केयर भी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में ही आता है। नेक्स्ट है चार्ज ऑफ आशा वर्कर। ठीक है, तो चार्ज कितना लेती है आशा वर्कर फॉर पैक ऑफ 3 कॉन्डम्स एट होम डिलीवरी। 3 कॉन्डम पैक्स के लिए 1 रुपीज़ लेती है। एक OCP की साइकिल करने का जितना भी पूरा पिल का पूरा पैक आता है उसका ₹1 लेती है। और पैक पूरा 1 टैबलेट का देना है प्लस ऑफ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो उसका 2 रुपीज़ चार्ज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट मिड डे मील प्रोग्राम। जो मिड डे मील प्रोग्राम है 1963 में, लेकिन फर्स्ट स्टेट जिसने शुरू किया था वो तमिलनाडु था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटा वायरस वैक्सीन लॉन्च कब हुई थी। सो ये लॉन्च हुई थी 2016 को, 26 मार्च 2016। और यहीं से आपको याद रखना है 2016 में हमने भी पीछे एक चीज़ और याद की थी, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन माँ जो प्रोग्राम था वो भी 2016 का ही है। ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम या नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है, अब इसको चेंज कर दिया गया है, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम बना दिया गया है। सो ये वाला जो है नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, ये 1953 में आया था। और अभी जो इरेडिकेशन प्रोग्राम में इसको चेंज कब कर दिया गया, 1958 में इसको इरेडिकेशन प्रोग्राम में चेंज कर दिया गया। पहले कह रहे थे कि हम कंट्रोल करेंगे, अब फिर उन्होंने 58 में डिसाइड किया कि हम कंट्रोल नहीं, हम इरेडिकेट करेंगे, पूरा ख़त्म करके ही मानेंगे। ऐसे ही नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आया था, और फिर इरेडिकेशन प्रोग्राम में इसे चेंज कर दिया गया 1983 में। ठीक है। ऐसे ही हाँ, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आप करेक्ट कर लेना, नेशनल एंटी मलेरिया वाला बिल्कुल ठीक था। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप, जो मैंने अभी बोला उसको आप ध्यान से सुनो दोबारा से। नेशनल लेप्रेसी है, ये लेप्रेसी है। सो लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आया था। और इरेडिकेशन लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है वो 1983 में आया, उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है। फिर मिशन इंद्रधनुष पूछेंगे कब आया, तो ये तो पूछा ही गया था और पूछते ही हैं।
तो ये 25 दिसंबर 2014 में। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कब उसको इंटेंसिफाई कब कर दिया गया? 2017 में, 8 अक्टूबर 2017 में। ठीक है। और अभी मिशन इंद्रधनुष तो छोड़ो, अभी इंटेंसिफाइड भी छोड़ो, अभी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2 आ चुका है। सो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको एक्सेलरेट किया था। एंड ये कवरेज फ्रॉम 2019 टू मार्च 2020। इसका गोल है एंड करना प्रिवेंटेबल चाइल्ड डेथ को बाय 2030, ये इसका गोल था। एंड उसके बाद इम्पॉर्टेंट पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 याद रखना है। नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम 1970 याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट डोज किसकी? विटामिन ए की। जो फर्स्ट डोज होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट कह सकते हो आप, या 1 ml। 1 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। वो ओरली दी जाती है कब? 9 मंथ कंप्लीट होने पे, विद मीजल्स के साथ, है ना। मीजल्स और विटामिन ए 9 मंथ पे लगते हैं, पता ही होगा, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा है तो पता होगा। देन सेकेंड डोज 18 मंथ्स पे लगती है, उसमें 2 ml दिया जाएगा, यानी कि 2 ml मतलब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स ओरली। देन थर्ड डोज जो है, थर्ड डोज से आपका एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि थर्ड डोज से 9th डोज, 9 डोज लगनी है ना टोटल। सो थर्ड डोज से 9th डोज तक हर एक डोज आपकी हर 6 महीने पे लगती है, एवरी 6 मंथ पे लगती है। कब तक? अप टू द एज ऑफ 5 ईयर, जब तक बच्चा 5 साल का ना हो जाए तब तक लगता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि 18 पे हमारा सेकेंड डोज लगा था, 18 के बाद 6 महीने और जोड़ेंगे तो 24 महीने हो जाएंगे, 24 के 6 महीने और जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 6 महीने और जोड़े तो 36 हो गया। इस तरीके से चलते 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 हम 60 महीने तक आ गए हैं। 60 महीने मतलब 5 साल, है ना। तो यहाँ तक आपका पूरा विटामिन ए का जो भी शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS के ऊपर। सो ICDS जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज लॉन्च किया गया था 1975 में। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐसे याद करने के लिए लिखनी है कि 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था, 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम, ये सब आया था। ओके। सो मतलब एक सीक्वेंस में याद हो सकता है, इसलिए ऐसे लिख लिया। जैसे 1974 पहले आता है, 75 बाद आता है। तो 1974 में वाटर एक्ट आया, 1975 में ICDS, 1985 UIP, 1995 पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और मिड डे मील स्कीम, ये सब तब आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाँ जी, नेक्स्ट सो CSSM चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, ये 1992 में आया। ठीक है। उसके बाद RCH1 1997 में आया। और RCH1 लिखा है ना, इसका मतलब इसका सेकेंड फेज़ कब आया? इसका सेकेंड फेज़ आया 2005 में, अप्रैल 2005 में आया। और इस जब 2005 हमें याद आएगा कि 1 अप्रैल 2005 को सेकेंड फेज़ आया RCH का, तो हमें ये भी याद आ जाएगा उसी वक्त कि 2005 में ही 5 अप्रैल को NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। और 2005 में ही एक और जननी सुरक्षा योजना लॉन्च किया गया 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है। तो ये सब चीज़ें 2005 से ही याद आ जानी चाहिए। देन बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम 1970, डेट्स इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसको चेंज कर दिया गया था ICDS, जो हमने ICDS अभी पढ़ा था ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। सो पहले वो बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970 में था, उसको चेंज किया गया ICDS में 1975 में। नेक्स्ट यहाँ पे यस ओके नेक्स्ट है, हाँ ये डाउट है तो डाउट को क्लियर ना ही करें, ना ही आप लिखें, वो अच्छा होगा। तो हम आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। हाईएस्ट मैटरनल मॉर्टलिटी रेशियो, ये सारे डेटास जो हैं वो हमने डेमोग्राफी वाले जो मैंने पढ़ाया है डेमोग्राफी, उसमें कवर कर लिए हैं। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप उस वीडियो से देख लोगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट नेट रिप्रोडक्शन रेट, ये भी मैंने डेमोग्राफी में क्लियर किया है आई थिंक। सो आप वहाँ से देख सकते हो। अभी हम नीचे जाते हैं।
ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, तो ये न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ओके। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और WHO का आपको याद रखना है 1948 जो टाइम सन है वो। INC का, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का, और WHO, ये तीनों चीज़ों को आप एक साथ याद रख सकते हो। INC, ठीक है, और इंटरनेशनल रेड क्रॉस और WHO, इन तीनों का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ओके। नेक्स्ट है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये बना कब था? 1920 में बना था। नेक्स्ट BFHI को शुरू किसने किया? यूनिसेफ और WHO ने मिलके BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव शुरू किया। कब? टाइमिंग क्या है? 1990 से 1991, लेकिन इंडिया में ही आते आते 1992 1993 हो गया। सो इंडिया के लिए आपको जो BFHI का टाइमिंग याद रखना है आंसर टिक करने के लिए, वो 1992 याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वंदे मातरम स्कीम। ये आई 9 Feb 2004 में, और ये PPP क्या है? ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है। नेक्स्ट है RMNCH+A। RMNCH+A, पहले इसमें A नहीं था, एडोलसेंट वाला कंपोनेंट नहीं था। सो RMNCH+A 2013 में आया, और इसी में एडोलसेंट के लिए जो अभी निपी भी लेके आए इसी के अंदर। निपी के अंदर विफ्स याद रखना है। निपी तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। विफ्स आपको पता होना चाहिए। विफ्स का फुल फॉर्म वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। सो निपी के अंदर विफ्स, और विफ्स में आपको पता चल गया कि हमको कितना आयरन देना है, 60 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, ये देना होता है। फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो हमने अभी पहले पढ़ लिया था, ये फिर से रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। ये Feb 2013 में आया। इसमें 0 to 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है ये। इसमें 4D आते हैं। 4D कौन कौन से हैं? डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी कोई हो रखी है, डिजीज़ कोई हो रखी है, एंड डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज़। ये 4Ds पे काम करता है। और जो 0 to 18 ईयर्स में भी 2 तरह के ग्रुप्स हैं। अगर कोई बच्चा 0 से 6 साल तक का है उन पे, और अगर कोई बच्चा 6 से 18 साल तक का है तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स में होना चाहिए, उन्हीं बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है IMNCI का वेट।